हेलो गाइस। तो ड्रामे के स्टार्ट में हमारे मेन लीड को दिखाते हैं जिसका नाम है मिस्टर गू और वो एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। इस टाइम पर उसे एक सपना आ रहा था अपने पास्ट के बारे में जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। और उसके बाद हम उसकी सेक्रेटरी को देखते हैं जो कि इस ड्रामे की फीमेल लीड है और उसका नाम है चियाओ। शाम को चियाओ और गू दोनों एक बिजनेस मीटिंग के लिए एक बार में जाते हैं और यहाँ पर चियाओ इन्फॉर्म करती है कि उनका एक राइवल जो कि इसी प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहता है, मिस्टर चन, वो भी इसी बार में पहुंच चुका है। मिस्टर गू से ऑर्डर करता है कि जाओ और उसे डिस्ट्रैक्ट करो। अब चियाओ इसी मिशन पर चली जाती है जबकि गू वो अपने क्लाइंट को मनाने की कोशिश करने लगता है ताकि ये प्रोजेक्ट उसके हाथ से ना निकले। उधर चियाओ का आमना सामना होता है मिस्टर चेन से और वो उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन लगता है कि जैसे मिस्टर चेन को इस डील की भिनक पड़ चुकी थी और वो चाहता था कि वो जल्दी से जल्दी उसी रूम में पहुंचे और इनकी डील को नल एंड वॉइड करने की कोशिश करे। पर थोड़ी ही देर बाद उसका मिस्टर गू से भी आमना सामना हो जाता है और गू को देखकर वो समझ चुका था कि अब ये डील मेरे हाथ से निकल चुकी है और वाकई कुछ ऐसा ही था। गू ने अपने क्लाइंट्स को कन्विंस कर लिया था और उसके बाद गू और चियान दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। बिजनेस में उन दोनों का डुओ बिल्कुल परफेक्ट था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उनकी एक हाई प्रोफाइल मीटिंग होती है और इसी मीटिंग में वो लोग डिस्कस करने लगते हैं कि हमारी मीटिंग मिस्टर जाओ से हो रही थी, इसकी खबर मिस्टर चैन को किसने दी है। उन्हें श्योर था कि यकीनन उनके ही ऑफिस से कोई है जो मुखबरी कर रहा है और मिस चियान उसने पहले ही सारे सबूत प्रिपेयर भी किए हुए थे। ये कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जैंग था जो कि अंकल भी लगता था मिस्टर गू का। वो बहुत कहता है कि मैंने कुछ ड्रिंक कर ली थी जिसकी वजह से कुछ बातें मुझसे आउट हो गईं, लेकिन गू वो बहुत क्रूअल था, एक भी गलती माफ नहीं करता बल्कि कहता है कि अब आपको रेस्ट ही करना चाहिए, उन्हें कंपनी से निकाल देता है। और यहीं से हमें पता चलता है कि एक्चुअली चियाओ एक परफेक्ट सेक्रेटरी है गू के लिए और इसी बात पर हर कोई उसके बिजनेस राइवल्स भी उसे एनवी करते हैं। इसके साथ साथ ऑफिस में गॉसिप्स भी चल रही होती हैं कि चियाओ और गू दोनों साथ कितने अच्छे लगते हैं, बिल्कुल एक कपल की तरह। और कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते थे कि वो दोनों एक सीक्रेट कपल हैं जो कि लंबे अरसे से डेट कर रहे हैं पर पब्लिक नहीं किया। एक दिन गू से मिलने के लिए उसका एक बेस्ट फ्रेंड और उसका एक क्लाइंट आता है। वो लोगों से यही कह रहे थे कि हम सब तुमसे बहुत जेलस हैं क्योंकि जितनी परफेक्ट तुम्हारी सेक्रेटरी है ऐसी हमने किसी और की नहीं पहले देखी। और वो आगे से कहने लगता कि इस तरह की रिजिड गर्ल्स सिर्फ काम पर ही यूजफुल होती हैं। और फिर इसके साथ ही हमें एक और बात भी पता चल जाती कि जो गॉसिप्स थी वो बिल्कुल ट्रू थी। वाकई चियाओ उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड थी, लेकिन गू उसके लिए कोई खास फीलिंग्स नहीं रखता था। जब भी उससे बात करते थे चियाओ के बारे में तो उसे ज्यादा सीरियस ही नहीं लेता था कि हमारा रिलेशनशिप पब्लिक करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि डेटिंग सिर्फ दो लोगों के बीच होती है। उसका फ्रेंड कहता है कि ऐसे ही रहा तो एक दिन चियाओ तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, पर वो कहता है नहीं, वो कभी नहीं छोड़ेगी, इसकी जरूरत ही नहीं होगी। और यहीं पर हमें एक और बात भी पता चलती है और वो ये है कि कुछ सालों पहले गू का एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसे बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया है। एक ही लम्हे वो बहुत खुश हो जाता है और दूसरी लम्हे वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और सैड हो जाता है, लेकिन चिया उसका अच्छे से ख्याल रखती है। उसकी मेडिसिन, उसकी अपॉइंटमेंट जिसकी वजह से अब वो बहुत बेटर हो रहा है। और फिर शाम को गू अपने फ्रेंड के साथ बार में जाता है और उसी बार में मिस्टर चेन ने भी चियाओ को मिलने के लिए बुलाया हुआ था। उनकी कंपनी की अक्सर डीलिंग लगी रहती थी गू की कंपनी के साथ और आज इसी काम की बात करने के बहाने उन्होंने चियाओ को बुलाया था, लेकिन साथ ही साथ वो उसे ऑफर करने लगते हैं कि अगर तुम गू की कंपनी छोड़ मेरी तरफ आ जाओ तो मैं तुम्हें बहुत जबरदस्त सैलरी पैकेज दूंगा, हर वो चीज जो तुम पाना चाहो तुम्हें मिल सकती है। लेकिन गू को पता चल गया था, उसने एक झलक देख ली थी चियाओ की और वो अनरेस्ट फील करने लगता है और उसी जगह पर तलाश करता करता पहुंच जाता है। चैन उसे देखकर काफी डर गया था और वो पतली गली से निकल जाता है, लेकिन बाद में शामत आती है चियाओ की। चियाओ उससे कहती है कि मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है, उसने सिर्फ जॉब ऑफर करने के लिए और बिजनेस की बात करने के लिए मुझे वहां पर बुलाया था। पर वो इतना गुस्सा करता है कि उसे घर में ही नहीं घुसने देता और बेचारी ठंड में बाहर ही सोती रहती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने पहाड़ी इलाके में जाना था अपने अगले प्रोजेक्ट की एक मीटिंग करने के लिए, लेकिन सारी रात बाहर सोने की वजह से चियाओ की तबीयत ठीक नहीं होती और उनका क्लाइंट अंकल भी ये बात देख लेता है, मीटिंग कैंसिल कर देता है और इस बात पर गू को काफी गुस्सा आता है चियाओ पर चियाओ उसका हर गुस्सा, उसकी हर सख्ती बर्दाश्त करती थी। अब चियाओ उसके दिल पर हाथ रख के कहती है कि जब तक ये यहाँ पर है मेरे लिए कोई भी चीज मैटर नहीं करती, मैं हर चीज बर्दाश्त करने को रेडी हूँ। अब इस बात का क्या मतलब है ये तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। और फिर गू की आज मुलाकात होती है बाई यून से। बाई यून
उनकी एक फैमिली फ्रेंड थी और एक बहुत अमीर परिवार की बेटी। उसकी फैमिली बचपन से ही यही चाहती थी कि बाई यून की और गू की आपस में शादी हो जाए, और उन्होंने तो उन्हें बचपन का फियांसी भी बना कर रखा हुआ था। बाई यून अभी अभी अब्रॉड से वापस आई थी और उसे देखकर लग रहा था कि वो गू में बहुत इंटरेस्टेड है। अब बाई यून ड्रंक हो जाती है और अपनी हेल्प के लिए वो चियाओ को ही बुलाता है। चियाओ ये देखकर काफी जेलस तो होती है, लेकिन लगता है कि गू ने उसे एक लिमिट में रखा हुआ था। वो उसे अपने अफेयर्स में बोलने का जरा भी अलाउ नहीं करता था, और यहाँ पर बेशक वो हर्ट थी, लेकिन वो बाई यून को साथ लेकर चला जाता है उसे उसके घर तक ड्रॉप करने के लिए। चियाओ हर तरह से गू का ख्याल रखती थी, उसकी ड्रेसिंग का, उसकी मैचिंग का। और एक दफा जब वो उसके लिए शॉपिंग कर रही थी तो यहीं पर उसकी मुलाकात यन से होती है, और यह है बाई यन, जो कि बाई यून का कजन भी है। यहाँ पर वो कुछ कपड़े खरीदने में, मैचिंग करने में उसकी हेल्प करती है, और उसके बदले वो ब्रोच ले लेती है जिस पर पहली नजर पड़ी थी यन की, और वो गू के लिए लेना चाहती थी। और इसी बात से उन दोनों की आपस में काफी दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जबकि उधर गू का फ्रेंड दोबारा से उसे समझा रहा था कि अपनी गर्लफ्रेंड चियाओ पर ज्यादा गुस्सा ना किया करो, तुम उसके साथ इतने क्रोल हो, वो सारा कुछ बर्दाश्त करती है। लेकिन आगे से गू को लगता था कि मैं हूँ ही इतना परफेक्ट, और मुझे उसके साथ इस तरह बिहेव करने की आदत हो चुकी है, और वो भी आदी है। जबकि उधर मॉल के वॉशरूम में मुलाकात हो जाती है बाई यून की और चियाओ की। वो चियाओ पर काफी गुस्सा करती है और कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गू के, मुझे ये पसंद नहीं, क्योंकि हमारी फैमिली मैरिज तो हो के ही रहनी है, इसलिए मेरे होने वाले हस्बैंड से फासला रखो। पर चियाओ उससे कह देती है तुम्हारा तो वो होने वाला हस्बैंड है, लेकिन मैं उसकी सिर्फ सेक्रेटरी नहीं बल्कि करंट गर्लफ्रेंड हूँ। इस बात पर बाई यून उस पर हाथ उठाने लगती है, लेकिन चियाओ का हमें एक और रूप देखने को मिलता है। वो उसे दीवार से लगा देती है और कहती है अगर मैं कुछ बर्दाश्त करती हूँ तो सिर्फ गू की बातों को और किसी को नहीं। अब उसके बाद नेक्स्ट ही डे एक बिजनेस से रिलेटेड पार्टी थी, जिसमें गू अपना पार्टनर बनाकर चियाओ को लेकर जाता है। लेकिन वहां पहुंचते ही आगे बाई यून आती है और वो गू को साइड पर ले जाती है। ये देखकर चियाओ काफी जेलस होती है, और थोड़ी देर बाद बाई यून आकर उससे बदला लेने की कोशिश करती है। खुद के शूज पर ड्रिंक गिरा देती है और सारा इल्जाम डालती है चियाओ पर। वो एक्चुअली उसे उसकी औकात याद दिलाना चाहती थी, और गू को जब वो गुस्सा दिलाती है तो गू भी आकर चियाओ को कहने लगता है कि तुम्हें केयर करनी चाहिए, इस तरह की क्लमजी हरकतें मेरी सेक्रेटरी नहीं कर सकती। अब बाई यून कहने लगती है कोई बात नहीं, इसे माफ कर दो, लेकिन बस इस शर्त के बदले कि मैं इतने एक्सपेंसिव शूज ये साफ करे। गू भी उसको यही ऑर्डर कर देता है, लेकिन यहाँ पर चियाओ भी उसका ऑर्डर मानते हुए उसकी शूज साफ करने ही वाली थी कि इतने में यहाँ पर यन पहुंच जाता है और कहने लगता है बाई यून को कि प्लीज सीन क्रिएट ना करो, एक पार्टी चल रही है, सब लोग देख रहे हैं, तुम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। अगर तुम्हें अपने शूज से इतनी ही दिक्कत है तो मैं तुम्हें इसके साथ के दूसरे शूज दिला दूंगा। और ये कहता वो चियाओ को अपने साथ लेकर चला जाता है। ये देखकर गू को काफी गुस्सा आता है, चियाओ के साथ कोई और है, ये शायद उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब इसी क्योस के बीच चियाओ के हाथ पर चोट भी लग गई थी, और यन उसको मेडिसिन लगाने लगता है और बताता है कि बाई यून और मैं कजन्स हैं। जबकि दूसरी तरफ गू बाई यून को ड्रॉप करने के लिए उसके घर तक जाता है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम और चियाओ डेट कर रहे हैं, लेकिन गू उसे कोई भी जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ चियाओ को वो दिन याद आ रहा था जब गू ने उसे प्रपोज किया था अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए, लेकिन ये प्रपोजल कम और ऑर्डर ज्यादा लग रहा था, और तब से लेकर अब तक वो उसी को ही डेट कर रही थी सीक्रेटली। अब गू जैसे ही घर वापस पहुंचता है तो चियाओ भी उस पर गुस्सा करती है पहली दफा, और उससे पूछती है कि मैंने सुना है कि बाई यून और तुम दोनों शादी करने वाले हो, ये एक बिजनेस मैरिज होगी, मुझे दूसरों से क्यों सुनने को मिला, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। लेकिन वो आगे से कहता है कि र्यूमर्स पर गौर ना किया करो। चियाओ से कहती है कि अगर ऐसा है तो मुझे सच सच बताओ, तुम्हारा बाई यून से क्या रिश्ता है, तुम उसकी केयर क्यों करते हो। तो आगे से कहता है कि मैं उसे सिर्फ एक सिस्टर की नजर से देखता हूँ। लेकिन नेक्स्ट डे चियाओ का दोबारा से मूड बहुत खराब हो जाता है जब उसे पता चलता है कि गू बाई यून को इस कंपनी में भी लेकर आ गया है और वो उसकी स्पेशल असिस्टेंट के तौर पर काम करेगी। वो बहुत जेलस फील करने लगती है, और बाई यून ने सारे कोलीग से मिलकर उन सबको एक एक गिफ्ट भी दिया था अपने वेलकम के तौर पर। और वो चियाओ के पास आती है और उसे भी गिफ्ट देती है फ्रांस से लाया हुआ, लेकिन वो बहुत मीनिंगफुल था। उस गिफ्ट का नाम फ्रांस के किंग की मिस्ट्रेस के नाम पर था, और यही देकर वो उसे इशारा देना चाहती थी कि मैं हमेशा क्वीन और तुम मिस्ट्रेस ही रहोगी। इसके साथ ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये गू की मम्मी है, जिनके प्रेशर की वजह से गू को बाई यून को कंपनी में काम करने के लिए रखना पड़ा है। वो चाहती थी कि ये दोनों एक दूसरे के क्लोज हों और फिर मैं जल्दी इनकी शादी भी करा दूं। वो बोलती है तुम डेट जिससे मर्जी करो, शादी तो तुम्हें बाई यून से ही करनी होगी। हम बाई यून चियाओ से काफी जेलस थी, तो वो जानबूझकर एक हरकत करती है, उसके डेस्क से एक डॉक्यूमेंट को इधर उधर कर देती है ताकि कल को गू इस पर गुस्सा करे और उसकी इंसल्ट हो।
लेकिन चियाओ को भी पता था कि ऑफिस में पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। वो भी गू को साफ साफ कह देती है कि मुझे एक बटन टूटा हुआ मिला है मेरे डेस्क के पास और वो था बाई जून का। इसका मतलब है कि किसी नहीं मेरी फाइल इधर उधर की है। गू परमिशन दे देता है कि ठीक है, जाकर उसके डेस्क की चेकिंग कर लो, लेकिन वहाँ से उसे कुछ भी नहीं मिलता। और अब इवेंचुअली इंसल्ट तो होती है चियाओ की ही। और फिर चियाओ वो फाइल ढूंढने में लग जाती है। उसने सीसीटीवी में देख लिया था कि ये फाइल बाई यून ने डस्टबिन में फेंक दी है और अब वो सारे लोग मिलकर गार्बेज में से वो फाइल तलाश करने लगते हैं और इवेंचुअली वो फाइल लेकर आ ही जाते हैं गू के पास। लेकिन वो तब कहता है कि तुमने बहुत देर कर दी है, मैंने दूसरी कंपनी को कहकर नई फाइल बनाने को भी कह दिया था। गू हमेशा से चियाओ को इस तरह से इंसल्ट कर दिया करता था। उसके कोलीग्स भी ये बात फील करते थे, लेकिन अगर कोई नहीं फील करता और उसे कोई असर नहीं होता था तो वो थी सिर्फ और सिर्फ चियाओ। अब चियाओ को उसकी बेस्टी मिलने के लिए आती है। बेस्टी उससे पूछने लगती है कि मैंने एक र्यूमर सुनी है कि बहुत जल्द बाई जून और गू दोनों एंगेजमेंट करने वाले हैं, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? तो आगे से चियाओ कहती है कि मुझे क्यों फर्क पड़ेगा, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं 3 साल से उसके साथ हूँ, इस वजह से नहीं कि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ या उसके साथ रहना चाहती हूँ, उसे शादी करना चाहती हूँ। और उसकी बेस्टी आगे से कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि अच्छी बात है, ये मौका है, तुम इस स्टूपिड प्लान से पीछे हट जाओ और गू को अपने रास्ते चलने दो और अपनी लाइफ खुद स्टार्ट करो। जबकि अगर गू को भी उसका फ्रेंड यही समझा रहा था कि तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है तो क्या तुम चियाओ से ब्रेकअप कर लोगे, लेकिन वो कहता है कि सिर्फ एक बिजनेस रिलेशनशिप है, मैं कौन सा बाई यून को प्यार करता हूँ और वैसे भी मेरा मन नहीं करता कि मैं चियाओ को जाने दूँ। और फिर थोड़ी ही देर बाद चियाओ को कोई अपने पास मिलने के लिए बुलाता है और वो होती है गू की मम्मी। वो उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारा थैंक्स करना चाहती हूँ, मेरे बेटे के एक्सीडेंट के बाद जब से वो बीमार था साइकोलॉजिकली तुमने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा, लेकिन अब टाइम है कि तुम उसकी लाइफ से निकल जाओ। वो कोई आम इंसान नहीं जो तुम्हारे साथ शादी करेगा, बल्कि उसे एक बिजनेस मैरिज ही करनी होगी और यही उसकी कंपनी के लिए जरूरी है। वो उसे ये भी कहती है कि तुम अपनी प्राइस बताओ कि जिसके बदले तुम गू की लाइफ से निकल जाओगी, लेकिन वो आगे से कहती है कि मैं पैसे की खातिर उसके साथ नहीं हूँ। अब ये कहती हुई वो चली जाती है। वापसी पर ड्राइव करते हुए चियाओ के स्टमक में बहुत ज्यादा पेन होने लगती है। वो गू को हेल्प के लिए बार बार कॉल करती है, लेकिन उसका नंबर ही नहीं लगता। और जब वो बिल्कुल बेहोश होने वाली थी तो इस हालत में उसकी हेल्प के लिए कोई आता है और वो था यन, जो उसको रोड किनारे इस तरह से देख लेता है। अब वो उसे अपने साथ ले आता है, उसकी केयर करता है, उसे मेडिसिन देता है और रात को वो होटल के कमरे में ही सो गई थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो जैसे ही अपने ऑफिस में पहुंचती है तो वहाँ पर बड़ी स्क्रीन पर उसकी और यन की फोटोज चल रही थी। इन दोनों की सिर्फ बैक साइड दिखाई दे रही थी, लेकिन इतना पता चल रहा था कि चियाओ कल रात किसी लड़के के साथ होटल में गई थी। इन फोटोज को रोमांटिक रंग देने की कोशिश की गई थी। ये देखकर गू बहुत गुस्से में आ जाता है। अब वो घर जाकर उस पर चिल्लाने लगता है और वो आगे से कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत कॉल्स की थी, पर जब तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं आया तो कोई और मेरी हेल्प के लिए आ गया, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना विश्वास दिला सकती हूँ कि आज तक मुझे तुम्हारे अलावा किसी ने भी नहीं छुआ है। अब उसकी ये बात सुनकर गू खामोशी से वहाँ से चला जाता है और इसके साथ ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली बाई यून की फ्रेंड ने सारा कुछ किया था उनकी फोटोज बनाने का। और बाई यून बहुत खुश हो जाती है और जैसे ही देखती है कि चियाओ की रेपुटेशन इतनी खराब हो गई है। अब रात को गू चियाओ के पास आता है, उसके कान के पास आकर कहता है कि अपना मूड ठीक कर लो, आज जो हुआ उसको मैंने कवर कर लिया है, ऑफिस में कोई तुम्हारे खिलाफ गॉसिप नहीं करेगा, सबको खामोश करा दिया है। कल तुम्हारा बर्थडे है और उस पर मैं तुम्हें कुछ स्पेशल बात करनी है। तो अब चियाओ कल के दिन की छुट्टी कर दिया। अपने बर्थडे की उसने फुली तैयारी कर ली थी और जैसे ही गू ऑफिस से निकलता है घर वापस जाने के लिए उसकी मम्मी आगे से उसे पकड़ लेती है और कहती है कि आज हमें बाई यून के घर जाना होगा। उनके फोर्स करने पर उसे खामोशी से उनके साथ जाना पड़ता है, जबकि बेचारी चियाओ उसका वेट करती रहती है और इन दी एंड उसे खुद ही अपनी बर्थडे विश मांगनी पड़ती है और अकेले ही केक काटती है। और नेक्स्ट ही मॉर्निंग गू के टेबल पर अब पड़ा हुआ था चियाओ का रेजिग्नेशन लेटर। वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि सिर्फ एक बर्थडे ही तो मिस हुई है, इतनी कौन सी बड़ी बात है, क्यों फर्स्ट क्रिएट करती हो। लेकिन वो आगे से कह देती है कि बस मैं थक चुकी, अब हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये कहती हुई वो वहाँ से चली जाती है। अब एक तरफ गू को इस बात की टेंशन लगी हुई थी कि चियाओ ऑफिस छोड़कर जा रही है और दूसरी तरफ उसकी मम्मी उसके एंगेजमेंट के वेन्यू से रिलेटेड उसे डिस्कशन कर रही थी जिसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है तो सरप्राइज रह जाता है। वहाँ पर चियाओ का सामान नहीं था, वो ना सिर्फ ऑफिस बल्कि उसका घर भी छोड़कर चली गई थी। अब चियाओ के जाने के बाद कोई भी ढंग से काम नहीं कर पा रहा था, स्पेशली बाई यून तो बिल्कुल ही नहीं। तो गू से कहने लगता है कि ऐसा करो, घर जाओ और एंगेजमेंट की तैयारियां करो, दोबारा ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं। अब जब गू से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता तो वो कॉल करता है चियाओ को और उसे पता था कि अपनी बेस्टी के घर पर होगी। उसे कहता है कि 3 मिनट के अंदर अंदर बाहर आओ। अब वो जैसे उसे मिलने के लिए आती है तो वो बोलता है तुम चाहे इस दुनिया में किसी भी कोने में चली जाओ, मैं तुम्हें तलाश कर लूंगा।
अब वो उसे मनाना चाहता था, उसे एक किस करने लगा था, लेकिन वो उसे थप्पड़ दे मारती और कहती है कि तुम्हारी जल्दी एंगेजमेंट होने वाली है, अब हमारे बीच रिश्ते का कोई मतलब नहीं बनता, और वो वहाँ से चली जाती है। अब उसे लगा था कि बेस्टी का घर भी सेफ नहीं है, वो ने मुझे तलाश कर लिया है, वो वहाँ से मूव कर जाती है। अब उसने होटल में एक बुकिंग कराई हुई थी, लेकिन उसके कमरे की बुकिंग के साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है, और ऑफ कोर्स ये सब कराने की हिम्मत सिर्फ गू ही कर सकता था। वो जैसे ही अपने नए कमरे में जाती है तो वहाँ पर गू बैठा हुआ था, जो उसे बाहर निकलने से रोक लेता है। अब वो उसे जबरदस्ती मजबूर कर देता है कि मेरी बात सुनो, और उससे कहने लगता है इतना गुस्सा क्यों करती हो, तुम जहाँ जाओगी मैं फिर से तुम्हें तलाश कर लूंगा। जहाँ तक बात है बाययून और मेरी एंगेजमेंट की, तो वो सिर्फ एक बिजनेस अलायंस है, मेरा उससे और कोई रिश्ता भी नहीं होने वाला। पर इस सब के जवाब में चियाओ उसे एक थप्पड़ दे मारती और उसके पैर पर नॉक करती हुई अपना सामान लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब उसे यन के अलावा कोई और ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था। वो उसे कॉल करती है और अपनी हेल्प करने को कहती है। वो उसे कहता है कि मेरे पास एक घर पड़ा हुआ है, तुम वहाँ रह सकती हो, इसके बदले तुम मेरे प्लांट्स का और फ्लावर्स का ख्याल रखती रहना। वो तो उसे रेंट नहीं लेना चाहता था, लेकिन चियाओ कहती है कि रेंट मैं जरूर पे करूंगी, अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करते तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। उधर गू बहुत परेशान हो गया था। उसने हर जगह चियाओ को तलाश किया था, लेकिन उसे कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। वो हैरान था कि अब की बार वो कहाँ जाकर छुपी है। और इसके साथ साथ हम एक और बात भी नोटिस करते हैं, और वो ये है कि यन चियाओ को लाइक करने लगा है। वो कहता है कि गुजी की लगता है कि आंखें ठीक नहीं है। उसके सामने हीरा था, लेकिन उसने एक पत्थर चूज किया, लेकिन कोई और है जो तुम्हें चेरिश करना चाहता है। चियाओ समझ तो गई थी, लेकिन जानबूझकर उसके इस प्रपोजल को टाल देती है। जबकि गू से फाइनली पता चल ही जाता है कि यन ही है जिसने चियाओ को इधर उधर किया है। वो जाकर उसे पकड़ लेता है और उन दोनों के बीच कुछ फाइट होती है, जिसके बाद यन वहाँ से निकल जाता है। और चियाओ यन की चोट देखकर समझ गई थी कि ये सब गू के अलावा कोई और नहीं कर सकता। पर यन को अपनी चोटों की कोई परवाह नहीं थी। वो उसे कहने लगता है कि चियाओ तुम बिल्कुल वैसी ही क्वालिटीज रखती हो जैसी मेरी ड्रीम वाइफ में है, अगर तुम चाहो तो हम सारी जिंदगी इकट्ठे गुजार सकते हैं। लेकिन चियाओ उसे इनकार कर देती है कि अभी हमने एक दूसरे को थोड़े ही दिन हुए हैं कि जाना है, इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते। जबकि गू ने उधर यन से अपना बदला लेना स्टार्ट कर दिया था। गू की कंपनी बहुत पावरफुल थी और वो यन की कंपनी के लिए ट्रबल क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसे बहुत सारी डील्स भी छीन लेते हैं और उसकी कंपनी सफर करने लगती है। ये पता चलते ही अब चियाओ मजबूर हो जाती है, उसे खुद गू से मिलने के लिए आना पड़ता है। वो बोलता है मैंने कहा था ना तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, अब मजबूर कर दिया, तुम खुद चल कर आई हो। अब वो उसे एक ऑफर दे देता है और उससे कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि यन की कंपनी सफर ना करे तो फिर तुम यहाँ पर वापस आ जाओ। अब यन बेचारे को अपनी वजह से तकलीफ में नहीं देख सकती थी, तो चियाओ उसके साथ ये एग्रीमेंट मान जाती है। अब यन को जैसे ये बात पता चलती है तो वो आकर चियाओ को कहने लगता है कि तुम्हें ब्लैकमेल होने की क्या जरूरत थी, लेकिन वो कहती है मैं ब्लैकमेल नहीं हुई, बल्कि मैं समझ गई हूँ कि भागना इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए मैं ब्रेवली इस सिचुएशन का सामना करूंगी और सब कुछ हैंडल करूंगी जैसे करना चाहिए। अब चियाओ घर वापस आ जाती है। गू उसे देखकर काफी खुश होता है और उसे देखकर लग रहा था कि वो अनजाने में उसे लेकर बहुत पॉजेसिव हो चुका है। अब वो उसे अपने साथ मूवी दिखाने के लिए बिठाता है, लेकिन वो हैरान था कि चियाओ के फेस पर कोई खुशी, कोई एक्साइटमेंट कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो उसे कहता है कि कल से काम पर भी आ जाओ, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं कंपनी ज्वाइन नहीं करने वाली, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। तो वो बोलता है ठीक है, कल से तुम्हारे लिए एक मेड भी हायर कर दूंगा, अच्छे से रेस्ट करना। पर चियाओ को ठीक से पता था कि मेड मेरे रेस्ट के लिए नहीं, बल्कि मुझ पर नजर रखने के लिए बुला रहा है। अब वो उसे एक फर्स्ट किस करता है आगे से, और वो उसे एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि सब कुछ मैं अब अलाउ नहीं कर रही, सिर्फ घर आने का वादा किया था वही माना है। साथ ही साथ उसे कह देती है कि तुम्हारे मुझे डंप करने से पहले ही मैंने तुमसे ब्रेकअप की बात की, तभी तुम्हारी ईगो हर्ट हुई है और इसीलिए तुम इस तरह की हरकतें कर रहे हो। गू तो सारा दिन अपने काम में बिजी रहता था, जबकि उधर बाययून एंगेजमेंट ड्रेसेस की तैयारियां कर रही थी। गू को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब वो ज्वेलरी शॉपिंग करने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि गू ने भी वहाँ पर एक नेकलेस खरीदा हुआ है। वो खुश हो जाती है कि मुझे सरप्राइज देना चाहता होगा, लेकिन एक्चुअली ये नेकलेस उसने चियाओ को मनाने के लिए उसके लिए खरीदा था। वो उसके पास लेकर आता है और खुद उसे पहनाता है। वो बदले में कुछ मांगता है तो वो कहती है सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि कल तुम्हारे लिए ऑफिस में लंच ले आऊंगी। और उसी टाइम पर बाययून भी लंच लेकर आई हुई थी। वो जैसे ही देखती है चियाओ को और उसके गले में वो नेकलेस, तो उसे गुस्सा आने लगता है। अब वो गुस्सा करती है गू पर भी और चियाओ पर भी, लेकिन गू से कहने लगता है कि अगर हमारी एंगेजमेंट हो रही है तो सिर्फ हमारे पेरेंट्स की मर्जी से, मेरी कोई मर्जी इसमें शामिल नहीं, इसलिए जो हो रहा है बस ऐसे ही बर्दाश्त करो। अब गू को जैसे पहली दफा चियाओ की फिक्र होने लगी थी। वो घर आकर उससे सॉरी करता है और उससे कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा तुम्हारा और बाययून का आमना सामना ना हो। अब नेक्स्ट ही डे गू की एंगेजमेंट थी। चियाओ उसे अपने हाथों से रेडी करती है। वो जाने लगता है और फिर उसे हक करके कहता है मेरा वेट करना, लेकिन उसके जाते चियाओ अपना सामान लेकर उसका घर छोड़कर चली जाती है।
गु अपनी मम्मी के साथ जा रहा था, लेकिन उसे शक होने लगता है। वो चियाओ को कॉल करता है तो उसका नंबर बंद था। उसकी मम्मी कहने लगती है कि उसकी मेरे साथ डील हो गई है, वो तुम्हें छोड़कर चली गई है। एक्चुअली चियाओ उसकी मम्मी से मिली थी और कहा था कि अगर मैं आपके बेटे को छोड़ दूं तो आप मेरी एक विश पूरी करेंगी। उन्हें लगा था कि पैसा मांगेगी, लेकिन वो कहती है कि मैं शहर छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन इसके बदले आप मेक श्योर करें कि वो मेरे पीछे दोबारा नहीं आएगा। अब गु को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। पहले तो वो शौक में चला गया था, लेकिन बाद में वेन्यू पर पहुंचते ही वो गाड़ी की चाबी छीनता है और वेन्यू छोड़कर अपनी एंगेजमेंट छोड़कर वहां से भाग जाता है। उधर चियाओ शहर छोड़कर अपने होम टाउन चली गई थी, अपने मम्मी डैडी के पास। वो लोग भी इतने अरसे बाद उसे देखकर खुश हो जाते हैं। वो बोलती है कि मैंने जॉब छोड़ दी है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़े दिन ये हमारे साथ हमारे रेस्टोरेंट में काम करेगी और रेस्ट करेगी। अब चियाओ अपने कमरे में जाती है और किसी की फोटो के सामने बैठकर कहती है बस अब खेल खत्म हो गया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग चियाओ के घर पर कोई आता है। वो दरवाजा खोलती है तो पता चलता है कि यान वहां पर आ गया है। वो उसे देखकर हैरान रह गई थी। उसके मम्मी डैडी को शक होने लगता है कि कहीं ये हमारी बेटी का बॉयफ्रेंड तो नहीं। वो चोरी चोरी उस पर नजर रखे हुए थे। यान कहने लगता है कि जब तुमने मेरे साथ लीज एग्रीमेंट साइन किया था तभी तुम्हारे परमानेंट एड्रेस तुमने उस पर लिखा था और मुझे पता चल गया, मैं तुम्हारे पीछे आ गया। मम्मी डैडी तो उन दोनों को इकट्ठे देख बस उनकी मैच मेकिंग ही कराने लगते हैं, जबकि चियाओ का छोटा भाई उसको तो यान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि इस वाले अंकल ने तो आते ही उससे स्टडीज की बातें स्टार्ट कर दी थी। अब यान और चियाओ दोनों बाहर जा रहे थे वॉक करने के लिए कि यहीं पर ही सामने कोई आकर खड़ा हो जाता है और वो था गु। वो आते ही पहले तो चियाओ पर गुस्सा करने लगता है कि तुम यान के साथ आ गई मुझे छोड़कर, और मैं तो तुम्हारे लिए अपनी एंगेजमेंट तोड़ कर आ रहा हूँ। तुम यही तो चाहती थी ना, अब ये हो गया, अब मेरे साथ वापस चलो। और वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। लेकिन ये सारा सीन चियाओ की मम्मी देख लेती है, जो कि आकर अपनी बेटी को बचा लेती हैं। अब चियाओ और यान दोनों मम्मी डैडी के साथ उसके रेस्टोरेंट पर चले जाते हैं और उनके साथ काम में हेल्प कराने लगते हैं, जबकि गु को लेने के लिए उसके मम्मी के बॉडीगार्ड्स पहुंच चुके थे। पर यहीं पर ही चियाओ का छोटा भाई उनको देख लेता है और गु को भगाने में और उन बॉडीगार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करने में उसकी हेल्प करने लगता है। लेकिन यहाँ पर गु जैसे उसका एप्रन देखता है तो वो समझ जाता है कि ये तो चियाओ का ही भाई होगा, क्योंकि उसी के रेस्टोरेंट का एप्रन पहना हुआ है। वो बातों ही बातों में उसे पटा लेता है और उस छोटे से बच्चे से उसने पक्की दोस्ती कर ली थी ताकि इसी तरह से वो चियाओ के करीब हो सके। अब वो दोनों रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं और ऑफ कोर्स कस्टमर को वो नहीं भगा सकते थे। वो दोनों इकट्ठे बैठ जाते हैं और खाना ऑर्डर करने लगते हैं। यहाँ पर चियाओ जानबूझकर खाने में ऐसे इंग्रेडिएंट्स शामिल कर देती है जिससे गु को चिढ़ होगी और वो उठ के भाग जाएगा, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरह से वो खाना खा ही लेता है। वो चियाओ की खातिर अब कुछ भी बर्दाश्त करने को रेडी था। इतने में उसे एक बिजनेस कॉल आती है जहाँ पर वो 200 मिलियन को डिस्कस कर रहा था और उसका भाई और इर्द गिर्द के कस्टमर्स भी सुनकर हैरान रह जाते हैं। वो उंगलियों पर गिनता है और फिर कहता है कि मिस्टर गु आप तो बहुत रिच हैं। जबकि उधर बाय यून और उसकी मम्मी आज आए हुए थे गु की मम्मी के पास। गु की मम्मी बहुत सॉरी करती हैं। इवन के बाय यून की मम्मी तो इस एंगेजमेंट को तोड़ना चाहती थी, पर वो जिद करके बैठ जाती है और कहती कि नहीं, मैं गु पर गिव अप नहीं करूंगी। अब जैसे ही रेस्टोरेंट बंद होने का टाइम आता है तो उस वक्त यान इतनी लेट नाइट वापस नहीं जा रहा था, तो मम्मी डैडी कहते हैं तुम हमारे ही घर पर ठहर जाओ, और गु भी कहने लगता है कि मुझे भी ठहरा लो। अब बच्चा जिद कर रहा था तो वो लोग उसके छोटे भाई को इनकार नहीं कर पाते। अब चियाओ हाथ पकड़कर गु को साइड पर लेकर जाती है और कहती है कि तुम क्यों जिद कर रहे हो। वो आगे से कहता है कि देखो तुम्हारी खातिर मैं सब कुछ कर रहा हूँ, अपनी सगाई छोड़कर यहाँ पर भाग के आ चुका हूँ, फिर भी तुम नहीं मान रही। तुम कहती हो तो मैं तुमसे शादी करने को भी रेडी हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा तो समय दो। वो बोलती है कि शादी करने में समय की क्या जरूरत है, कल ही चल के मैरिज रजिस्टर करा लेते हैं। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम में जुर्रत ही नहीं, क्योंकि तुम अपने दिल में प्यार लिए नहीं बैठे बल्कि इंटरेस्ट लिए बैठे हो। प्रोज और कॉन्स सोच रहे हो मुझसे शादी करने के। लेकिन वो बोलता है कि अगर मैंने नुकसान का सोचा होता तो आज मैं यहाँ खड़ा ना होता। अब रात को मम्मी डैडी भी परेशान खड़े हुए थे। दो लड़के उनके घर पर आकर रह रहे थे और दोनों को देखकर लग रहा था कि वो उनकी बेटी में ही इंटरेस्टेड है। उधर यान की और गु की काफी लड़ाई हो रही होती है, लेकिन जब मम्मी आती है तो वो अपनी होने वाली सासू माँ के सामने एकदम फ्रेंडली बिहेव करने लगते हैं और ऐसा लग रहा था कि दोनों ही इस दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड और नाइस पर्सन हैं। अब गु को तो रात को वहाँ पर नींद भी नहीं आ रही थी। वो चियाओ के कमरे को नॉक करता है और कहता है, और फिर यहीं पर ही उसके साइड टेबल पर उसकी नजर पड़ जाती है एक लड़के की और चियाओ की फोटो पर। वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि ये कौन है। वो कहती है इससे तुम्हारा मतलब नहीं, यहाँ से दफा हो जाओ। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यान चियाओ के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहा था, पर वो उसे कहता है कि एक बात मुझे रात को रियलाइज हो गई है, और वो ये है कि तुम
मुझसे प्यार नहीं करती, तुम्हारे दिल में जो गू की जगह है वो कभी मैं नहीं ले सकता। रात को मैंने देखा था तुमने उठकर गू को कवर किया था ताकि मच्छर उसे तंग ना करे। तुमने कॉइल भी रखी थी, लेकिन तुम्हें मेरी परवाह नहीं हुई। शायद तुम्हें ख्याल ही नहीं आया कि मेरे कमरे में भी तो मच्छर हो सकते हैं। और ये कहते हुए वो वहां से जाने लगता है। अब आगे गू भी खड़ा हुआ था। वो दोनों लड़के डिसाइड करते हैं कि ठीक है अब हम वापस जाते हैं, इससे ज्यादा तुम्हारी फैमिली को तंग नहीं करेंगे। लेकिन ये सारी गू की चाल थी। जैसे ही यान अपनी गाड़ी में थोड़ा दूर निकलता है, गू तो वापस यू टर्न ले लेता है। वो कभी भी चियाओ को छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन आज उनका रेस्टोरेंट क्लोज था और छोटे भाई के थ्रू गू को पता चलता है कि आज तो चियाओ की बर्थडे है। वो ये सुनकर हैरान रह जाता है। कहता है कि तुम मेरे साथ 3 साल थी, तुम्हारी बर्थडे आज नहीं होती, कुछ अरसे पहले थी। और इसी सब से हमें चियाओ की लाइफ काफी मिस्टीरियस दिखाई देती है। अब उसके बाद वो दोनों रात को बैठकर ड्रिंक करते हैं। गू कहता है कि पहले मैं थोड़ा दिक्कत में था, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है। अगर यून और तुम में से एक को मुझे चूज करना हो तो मेरी चॉइस ऑफ कोर्स तुम ही होने वाली हो। ये सब सुनकर चियाओ खामोश रहती है, लेकिन उसने ड्रिंक बहुत ज्यादा कर लिया था और वो ड्रंक होकर सिर्फ एक ही नाम लिए जा रही थी और वो था सूजुआन। अब ये किस लड़के का नाम है? ये सुनकर गू हैरान रह जाता है और सुबह उठते ही उसके सामने वही फोटो रखता है और कहता है कि ये सूजुआन है ना, इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? अब वो उसे सच सच बताने के लिए रेडी हो जाती है। कहती है कि ये स्कूल में मेरा सीनियर था, मेरा फर्स्ट लव भी। वो उसके हार्ट के बहुत करीब था और जब बुली बॉयज उस लड़के को तंग कर रहे थे तो तभी उन दोनों की आपस में पहली मुलाकात हुई थी और उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। सूजुआन उसकी पढ़ाई में भी हेल्प करता था। वो बहुत इंटेलिजेंट था और उसका एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया था और उसी के पीछे चियाओ भी चाहती थी कि वो भी उसी यूनिवर्सिटी में आए और वो दोनों अपनी सारी लाइफ इकट्ठे गुजारे। वो कहती है कि बहुत साल मेहनत करने के बाद जब मैं उससे मिलने के लिए जा रही थी और उसे अपने दिल का हाल बताना चाहती थी, लेकिन वो मुझसे मिलने के लिए ही नहीं आया। गू को लगा था वो तो मैं भूल के आगे मूव ऑन कर चुका होगा, पर वो कहती है नहीं, वो मर चुका है। 4 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था शीलिन माउंटेन्स में और वहीं पर ही तुम्हारी भी गाड़ी थी। जिसकी गाड़ी से टकराई थी वो सूजुआन था और तुम्हारे अंदर जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है वो सूजुआन का है। उसकी डेथ हो गई थी। गू सोचता है क्या ये कोइंसिडेंस है, लेकिन वो कहती है नहीं, ये प्लानिंग है। इसका मतलब है कि 3 साल पहले जब वो गू की लाइफ में आई तो वो सिर्फ एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग आई थी, क्योंकि उसके सीने में सूजुआन का दिल धड़क रहा था। इसीलिए वो उसके क्लोज आई, उसकी हर बात हर चीज को बर्दाश्त किया, क्योंकि वो दिल उसके लिए बहुत प्रेशियस था और गू नहीं। अब ये सुनते ही गू वो शहर छोड़कर वापस अपने घर चला जाता है। चियाओ वो आज भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसे सूजुआन के बारे में कुछ क्लूज चाहिए थे, लेकिन उसे इन्वेस्टिगेशन से भी कुछ नहीं मिल पाता। उधर गू बहुत हर्ट था और आज शावर लेते हुए वो अपने सीने पर बस कार को ही देखे जा रहा था और बहुत चिल्लाता है, गुस्सा करता है कि चियाओ मुझसे प्यार नहीं करती, सिर्फ इस दिल से प्यार करती है। गू को एकदम सारा कुछ बिल्कुल मीनिंगलेस सा लगता है। उसे लग रहा था कि इतने सालों से वो चियाओ की लाइफ पर होल्ड करता है, उसे कंट्रोल करके रखा हुआ है, लेकिन चियाओ ये सारा कुछ बर्दाश्त कर रही थी तो उसकी वजह से नहीं, सिर्फ सूजोंग की वजह से। वो चियाओ से मूव ऑन करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बस हर टाइम पर ड्रिंक करता रहता था, क्योंकि उसे हर जगह सिर्फ और सिर्फ चियाओ का ही चेहरा दिखाई देता था। वो उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहा था और एक दफा तो ड्रिंक करता करता स्विमिंग पूल में भी गिर जाता है। और इन्हीं दिनों चियाओ भी वापस उस शहर में आई हुई थी अपनी बेस्टी से मिलने के लिए और यहीं पर ही उसे कॉल आती है रुई की, जो कि बेस्ट फ्रेंड था गू का। वो कहने लगता है कि प्लीज आओ, गू को कुछ हो गया है। और वो आती है और उसको स्विमिंग पूल से निकालने में उसकी हेल्प करने लगती है। उसे देखकर लग रहा था कि वो बिल्कुल देवदास बन चुका है। उसे दुनिया में किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। चियाओ उसे छोड़कर फिर जब जाने लगती है तो वो उसे रोक कर कहता है कि देखो, ये दिल मेरे सीने में है, अगर मैं मरा तो ये दिल भी खत्म हो जाएगा। मेरे इस दिल की ही खातिर प्लीज मेरे से दूर मत जाओ। लेकिन वो उससे कहने लगती है कि जो मैंने पहले किया था वो एक स्टुपिडिटी थी और मैं इसे दोहराना नहीं चाहती। मुझे भूल गया था कि बेशक तुम्हारे शरीर में उसका दिल है, पर तुम दोनों एक डिफरेंट इंसान हो। ये कहकर वो उसे छोड़कर चली जाती है, जबकि मामा उन्हें गू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि तुम अपना आप भुलाए जा रहे हो, तुम खुद के ही वश में नहीं हो, तुम्हें मैं सीधा करती हूँ। और फिर बॉडीगार्ड उसके कमरे के बाहर खड़े कर देते हैं, उसे लॉक कर देते हैं ताकि वो चियान को ढूंढने की कोशिश ही ना करे। लेकिन वो ना तो रेजिस्ट करता है, लेकिन 2 दिन खाना भी नहीं खाता। इसकी वजह से मम्मी काफी परेशान हो जाती हैं। और इसी के साथ ही हमें पता चलता है जब चियाओ एक बात कर रही थी। एक्चुअली चियाओ गू के साथ 3 साल से जो बर्थडे अपनी मनाती आ रही थी वो उसकी नहीं बल्कि सूजुआन की थी। उसे लगने लगता है कि एक इल फेटेड रिलेशनशिप था जो कि मैंने खत्म कर दिया, बहुत अच्छा किया। जबकि उधर येन एक दिन
चियाओ से मिलने के लिए आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम वाकई गू को छोड़ना चाहती हो। वो कहती है हाँ ये सच है। तो उससे कहने लगता है कि अब्रॉड में मेरी कंपनी की एक फ्रेंचाइज खुल रही है, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊँगा। इस तरह से गू तुम्हारे पीछे नहीं आएगा और तुम्हारा पीछा भी छोड़ देगा। इस वक्त तुम्हारे पास सिर्फ यही बेस्ट ऑप्शन है। जबकि उधर गू, उसने किसी तरह से उस कैद से भागने के लिए खिड़की तोड़ दी थी। चियाओ की तलाश में अंधाधुंध भागने लगता है, लेकिन इतने में उसके हार्ट में पेन होता है और जब वो होश में आता है तो वो हॉस्पिटल में था। इतने में उसे एक मैसेज आता है और अपने खबरी के थ्रू पता चल जाता है कि चियाओ कहाँ पर है। वो जैसे ये सुनता है तो अपनी हालत की परवाह किए बगैर हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करने लगता है। वो दौड़ता हुआ वहीं पर ही पहुंच जाता है जहाँ पर चियाओ ठहरी हुई थी। वो जाते ही उसे हक कर लेता है और उससे कहता है चियाओ मैं हार मानता हूँ, मैं पहली बार झुकने को भी तैयार हूँ। मुझे नहीं पता कि ये मैं हूँ या फिर मेरा दिल जो मुझे मजबूर कर देता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। पर चियाओ कहती है कि इस वक्त तुम अपने माइंड में नहीं हो, जब तुम ठीक होगे तब पछताओगे। लेकिन वो बोलता है मुझे 1 साल और दे दो, 3 साल दिए थे ना, मैं तुम्हारी केयर करूंगा, तुम्हें रिस्पेक्ट दूंगा। और साथ ही साथ उसे ये भी कह देता है कि तुम सू जुआन के एक्सीडेंट का ट्रूथ जानना चाहती थी ना, उस इन्वेस्टिगेशन में भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब वो उसकी इस बात पर मान जाती है और उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाती है। जब वो क्लियरली सोचती है तो उसे लगता है कि मैं इतने साल कोशिश करती रही, लेकिन गू ही है जो मेरी हेल्प कर सकता है सू जुआन का ट्रूथ जानने में। अब चियाओ तो सिर्फ और सिर्फ सू जुआन के बारे में जानने के लिए उसके पास वापस आने के लिए रेडी हुई थी, लेकिन गू की खुशी यहाँ पर देखने वाली थी। तो अब गू चियाओ से किए हुए वादे के अकॉर्डिंग सू जुआन से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसकी सब डिटेल्स रजाओ रुई को दे देता है। लेकिन मम्मी बहुत गुस्से में थी और उन्हें जैसे ही पता चलता है कि चियाओ को अपनी लाइफ में वापस लेकर आ रहा है तो उसके बदले उसे सजा भी मिलती है, और वो ये थी कि उसे ऑफिस से और घर से बेदखल कर दिया गया था। अब वो अपना सामान लेकर चियाओ के घर पर पहुंच जाता है। उससे कहता है कि जैसे पहले तुम मेरे घर पर ठहरती थी, अब की बार हम रिलेशनशिप में तो मैं तुम्हारे घर पर ठहरूंगा। वो उसे एक कमरा तो दिखाती है पर वो कमरा उसे पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन अब घर से बाहर निकाले जाने के डर से उसे वो कमरा भी फेवरेट बन जाता है। अब उसने चियाओ को कहा था कि इस घर में मैं फ्री नहीं रहूंगा, बल्कि पहले जिस तरह से मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया करता था उसका हर तरह से बदला चुकाने की कोशिश करूंगा। और वो घर के बहुत सारे काम करने लगता है, लेकिन उसे ये काम पहले कभी नहीं आते थे, इसलिए हर काम में कोई ना कोई कांड कर देता था। जबकि उधर यैन, उसका चैप्टर अब चियाओ की लाइफ से क्लोज हो जाता है। वो कल अब्रॉड वापस जा रहा था और चियाओ ने उसे इनकार कर दिया था। लेकिन जैसे ही गू को पता चलता है कि आज ये किसी लड़के से मिलकर आ रही है तो उसे गुस्सा आने लगता है। उससे कहता है कि तुम मत भूलो तुम अभी भी मेरी ही हो और 1 साल तो उम्र में रिलेशनशिप में है। वो आगे से उसे मारती है और उसके हाथ बांधकर उसे घर से बाहर निकाल देती है। गू तो बेचारा लग ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसे वो समय याद आता है जब वो भी एक दफा चियाओ को घर में नहीं घुसने दे रहा था। सोचता है कि ये सब जो मैंने किया था शायद उसी का ही बदला है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग गू के पास जाओ रुई आता है और इसके साथ साथ वो घर में वापस एंटर भी हो गया था। और वो रुई से कहता है कि देखना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मैं अपने सारे गलत काम सीधे कर दूंगा, और ये 1 साल मेरा टारगेट है। चियाओ के दिल में मैं अपनी जगह बना के ही रहूंगा सू जुआन को निकाल कर। अब उसे याद आने लगता है कि एक दफा छोटे भाई ने बताया था कि चियाओ को क्या क्या पसंद है, तो अब वो चियाओ की पसंद के अकॉर्डिंग वही प्लानिंग करने लगता है। वो घर पर सुंदर सी डेकोरेशन करता है और एक क्यूट सा रैबिट बनकर खड़ा हुआ था। लेकिन चियाओ तो आज घर वापस आती है अपने फ्रेंड्स के साथ। अब जैसे ही ये बात पता चलती है गू को तो वो तुरंत ही छुप जाता है, लेकिन घर तो अभी तक डेकोरेटेड पड़ा हुआ था। ये देखकर चियाओ को काफी एम्बेरसमेंट होती है। अब एक दफा तो उन लोगों का अपना ही बॉस मिस्टर गू रंगे हाथों इसी हुलिये में पकड़ा जाने वाला था कि बाल बाल बच जाता है। लेकिन जब उसे लगता है कि ये लोग वहां से जा चुके हैं तो वो भी बैल्कनी से नीचे उतर आता है। लेकिन उसी टाइम पर उन लोगों की एग्जिट हो रही थी और वहां पर बिल्कुल फनी से गेटअप में गू की एंट्री भी होती है, जिसे देखकर हर कोई शॉक्ड रह जाता है और गू बेचारा बहुत शर्मिंदा होता है। वो बेचारा तो चियाओ के लिए कुछ भी बर्दाश्त करने को रेडी था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो जाता है और बहुत सारी कपल्स वाली शॉपिंग भी करके आ जाता है। वो हर हाल में चियाओ को खुश करना चाहता था और तो और वो उसके फोन पर एक डेटिंग ऐप भी इंस्टॉल कर देता है और उसके साथ साथ उसे चैलेंज भी देता है कि देखना 1 साल में मैं तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना कर ही रहूंगा। लेकिन चियाओ किसी डेट को लेकर बहुत सैड थी। कल का दिन उसके लिए बहुत स्पेशल था। वो कुछ खाना सा रेडी करके घर से निकल जाती है। सबसे पहले वो लाइब्रेरी जाती है। यहाँ पर गू भी उसका पीछा कर रहा था कि किसके लिए खाना लेकर गई है, लेकिन वहीं पर ही उसे एक बात पता चल जाती है।
और वो ये थी कि सूजवान से उसने आज की ही डेट पर कुछ सालों पहले मिलने का वादा किया था। वो उसी की यादें ताज़ा कर रही थी। लाइब्रेरी में मिलने के बाद उन्होंने पार्क में इकट्ठे लंच करने का फैसला किया था और उसके बाद वो अम्यूजमेंट पार्क भी जाती है। लेकिन वहाँ पर एक मैस्कॉट के कॉस्ट्यूम में कोई उसके साथ आकर बैठ जाता है, जो हर राइड पर उसके साथ इंजॉय कर रहा था, उसका साथ दे रहा था। इवन के इन दी एंड उसे रियलाइज हो जाता है कि कोई और नहीं बल्कि गू ही होगा। अब वो उसे कहती है कि ये सब क्या है, तो गू से कहने लगता है कि देखो सूजवान तुम्हारे साथ था, उसका दिल तुम्हारे साथ था और मेरा मन करता है कि अब तुम पास्ट में ट्रैप्ड ना रहो बल्कि अपनी लाइफ में आगे मूव करो। इस दुख भरी जिंदगी से निकलकर एक नया स्टार्ट लो। अब चियाओ का भी कुछ मन गू की तरफ से बदल गया था। वो उसके लिए नाश्ता भी बनाता था, ऑल्दो बहुत बदजायका होता था, लेकिन फिर भी वो उसकी तारीफ कर दिया करती थी। और एक दफ़ा तो गू एक चैलेंज भी ले लेता है फ्लावर्स सेल करने का, जो कि चियाओ की बेस्टी ने सेल करने थे। और यहाँ पर वो अपने पुराने कोलीग्स को भी बुला लेता है अपनी हेल्प करने के लिए। और वो चैलेंज करता है कि अगर शाम तक ये सारे फ्लावर्स मैंने सेल कर दिए तो तुम इसके बदले मुझे एक विश ग्रांट करोगी। अब वो जैसे तैसे करके सबको फ्लावर्स सेल कर देता है और उनको यही कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए था। इन दी एंड वो कहते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करो, तो वो फ्लावर्स की एक रिंग बनाता है और यही हैंडमेड रिंग लेकर चियाओ को प्रपोज कर देता है। यह सीन बहुत रोमांटिक था और इसने चियाओ का भी दिल जीत लिया था। चियाओ ने भी उन फ्लावर्स से बनी हुई रिंग को सेव करके रख लिया था और वो बार बार उसे देखे जा रही थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी आंख खुलती है तो गू उसके पास ही था। वो उससे कहता है कि अब विश ग्रांट करने की बारी आ गई, आज का दिन तुम मेरे साथ डेट पर जाओगी। अब सबसे पहले वो दोनों इकट्ठे एक केक बना रहे होते हैं। वो किस करने ही वाले थे कि इतने में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि मिस्टर गू को कोई बॉडीगार्ड बुलाने के लिए आया था और वो यही कहता है कि तुम्हारे डैड वापस आ गए हैं और कंपनी के चेयरमैन अर्जेंट उसे मीटिंग के लिए बुलाया था। डैड उसे बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि तुम लापरवाह हो गए हो, तुम मेरे एक ही एक बेटे हो और कंपनी को संभालने की बजाय तुम देवदास बनकर एक लड़की के दीवाने बन गए हो। वो उसे चियाओ से ब्रेकअप करने को कहते हैं लेकिन वो इनकार करके वहाँ से निकल जाता है। अब चियाओ भी उसे पिकअप करने के लिए आई हुई थी और वो उसे एक डेटिंग पॉइंट पर लेकर आती है और वो उसे बताता है कि मैं और डैड जब भी मिलते हैं हमारी हर दफा लड़ाई होती है। चियाओ कहती है मुझे पता है, तभी तो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। और वो साथ ही साथ ये भी कहती है कि मेरी भी गलती थी, मैं स्टार्ट में तुम्हारे अंदर सूजवान की झलक तलाश करके आई थी, मैं गलत थी, मुझे जानना चाहिए था कि तुम एक डिफरेंट इंसान हो। अब वो उसकी अलग पहचान को रिकॉग्नाइज करने लगी थी और इसी वजह से गू बहुत खुश होता है और उसे किस कर लेता है। अब वो दोनों एक हैप्पी कपल की तरह रह रहे थे। लेकिन नेक्स्ट ही डे चियाओ को मिस्टर चेयरमैन मिलने के लिए बुलाते हैं और वो उसे यही कह रहे थे कि तुम मेरे बेटे के काबिल नहीं, मेरे बेटे की बिजनेस मैरिज ही होगी और वो भी बाय फैमिली में। ये हमारे बिजनेस और हमारे परिवार के लिए अच्छा होगा, इसलिए तुम रास्ते से हट जाओ। उधर गू जैसे ही घर वापस लौटता है उसे चियाओ नहीं मिलती तो परेशान हो जाता है। उसे समझ आ गई थी उसके डैड का ही काम होगा। वो अपने घर पहुंचता है और अपने डैड से लड़ाई करने लगता है। वो उनके सामने नील डाउन भी करता है कि प्लीज़ आप मान जाए और मुझे मेरी ज़िंदगी मेरी तरह जीने दें, लेकिन वो बिना माने चले जाते हैं। और यहाँ पर चियाओ आती है जो उसके ऊपर छाता करती है और उसे देखते ही वो खुश हो जाता है। अब वो दोनों घर वापस जाते हैं और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जाओ रूई आता है और कहता है कि मुझे सूजवान के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है और वो ये है कि तुम्हारे डैड के पर्सनल असिस्टेंट उसका सूजवान से कोई ना कोई कॉन्टेक्ट रहा है, लेकिन अब वो असिस्टेंट उसकी डेथ हो गई थी। वो उसके घर जाते हैं कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। गू को एक पुराना सा फोन मिलता है जिसमें कुछ मैसेजेस थे जो कि उस पीए को गू की मम्मी की तरफ से आए हुए थे। वो ये देखकर चियाओ से छुपा लेता है, लेकिन हमें पता चलता है कि गू को एक्सीडेंट के साथ ही जो एमनीजिया हुआ था वो सब यादें वापस आ गई हैं। उसे समझ आ जाती है कि एक्चुअली ये सूजवान उसी के ही डैड का बेटा है, उनका एक इलीगल बेटा। पर वो परेशान था और चियाओ से पूछता है कि अगर इस सब के पीछे उस पीए के साथ साथ मेरी फैमिली का भी हाथ हुआ तो क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी। वो बोलती है कि इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और साथ ही साथ चियाओ को भी शक हो गया था। उसने भी वहां पर एक डॉक्यूमेंट्स देखे थे जो कि चोरी चोरी छुपा लिए थे ताकि गू हर्ट ना हो। उसने देखा था कि पीए के बैंक अकाउंट में गू की मम्मी ने बहुत सारा पैसा ट्रांसफर किया है। इसका मतलब है कि इस एक्सीडेंट से उन्हीं का ही लिंक है। अब गू ऑफिस में जाता है और अपनी मम्मी से बात क्लियर करने की कोशिश करता है। उसकी मम्मी कहती हैं अच्छा है फिर तुम्हें खुद ही सारा कुछ याद आ गया। और हमें पता चलता है कि एक्चुअली सूजवान अपने डैड से मिलने के लिए आ रहा था, लेकिन मम्मी नहीं चाहती थी कि वो लड़का वापस आए। वो उनकी मीटिंग को कैंसिल कराना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने पीए को भेजा था। लेकिन गू ये सारा कुछ रोकने के लिए वहां गया था और इसके साथ ही उनका एक्सीडेंट हो गया था।
चियाओ को जैसे ही पता चलता है कि गू को ये सारी डिटेल पता थी लेकिन ये मुझसे छुपा रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती और कहती है, मैंने सोचा था तुम बदल गए हो, लेकिन नेचर कभी भी नहीं बदलती। और इसके साथ ही एक कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि एलिवेटर से ऑफिस में आ रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि सू जुआन ही था। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक्चुअली सू जुआन की मम्मी जब डेथ बेड पर थी तब सू जुआन को पता चला था कि उसके डैड कौन है। वो एक बहुत अमीर इंसान थे। वो फैसला करता कि इनसे मिलूंगा और अपनी मम्मी के इलाज का इनसे खर्चा लूंगा, शायद उनके एक्सपेंसेस कवर करने की वजह से इनकी जान बच जाए। लेकिन जब वो मिलने जा रहा था तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। अब बहुत अरसे बाद सू जुआन कोमा में से बाहर निकला था। उसकी दोनों टांगें टूट चुकी थीं और उसके एक अंकल ने उसे बचाया था। वो उसे कहने लगते हैं कि जब तक तुम रिकवर नहीं कर जाते तुम्हें छुपे ही रहना होगा, वरना गू फैमिली के कुछ लोग तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। लेकिन इसी बीच वो बहुत दुखी होता है जब उसे पता चलता है कि उसकी मम्मी की डेथ हो गई है। अब इतने सालों रिकवर करने के बाद वो वापस आ गया था। आज वो अपने डैड से भी जाकर मिलता है। उसके डैड अपने खोए हुए बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। पर चियाओ हैरान थी कि अगर सू जुआन जिंदा है तो फिर किसका हार्ट है जो कि ट्रांसप्लांट होकर गू के दिल में लगा है, गू के सीने में लगा है। और गू भी इसी बात से हैरान था। मम्मी कहने लगती हैं डोनर अननोन था और उसकी जगह उन्होंने जानबूझकर सू जुआन का नाम लिखवा दिया था, लेकिन उसकी बॉडी किसी ने नहीं देखी थी। इसी वजह से सबको लगता था कि सू जुआन इस दुनिया से जा चुका है। वेल, अब डैड, गू और दूसरी सारी फैमिली को इकट्ठे बुलाते हैं और वहाँ पर वो सू जुआन को सबसे इंट्रोड्यूस कराते हैं और कहते हैं कि ये मेरा बेटा है और बड़ा बेटा होने की वजह से ये मेरी फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर भी है। गू जब सू जुआन को देखता है तो उसको बहुत जेलसी होती है और वो डिनर छोड़कर चला जाता है। अब वो चियाओ के पास जाता है उसे मनाने के लिए, लेकिन वो उससे कहने लगती है कि तुम मुझसे दूर चले जाओ। और उसने उसका सामान भी पैक कर दिया था और वो उसे घर से बाहर फेंक देती है। अब उसके चले जाने के बाद सू जुआन आता है चियाओ से मिलने के लिए और उससे कहने लगता है कि बहुत सालों बाद मुझे मेरी फैमिली मिली है और मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर सका, उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ। एक्चुअली मैं बीमार था और चलने के काबिल भी नहीं था। लेकिन सू जुआन को इतना अंदाजा हो चुका था कि इस वक्त चियाओ सिंगल नहीं है बल्कि वो एक कपल थी और वो भी गू के साथ। अब सू जुआन कंपनी में भी एंट्री दे देता है और गू को लगा था कि ज़्यादा नहीं जानता होगा, पर उसे बिजनेस की और हर चीज़ की बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन थी, जिसकी वजह से वो एक प्रोजेक्ट पर अपनी जगह बना लेता है और लोगों को इम्प्रेस करने में भी कामयाब हो जाता है। अब वो दोबारा से चियाओ के घर जाता है उसे मनाने के लिए, लेकिन वहाँ पर सू जुआन आ जाता है जो उसे बहुत गुस्सा दिलाता है और कहता है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। चियाओ तुम्हारे करीब थी तो सिर्फ इस वजह से कि उसे लगा था कि तुम्हारे सीने में मेरा दिल है, तो मेरी परछाई थी उसके लिए। अब मैं रियल आ चुका हूँ, परछाई हट जाए मेरे रास्ते से। इस बात पर गू से थप्पड़ दे मारता है और यही सीन चियाओ देख लेती है। गू पर गुस्सा करती है और सू जुआन को अंदर ले जाती है। वह अब कंपनी में तो गू और सू जुआन को मिलकर ही काम करना था और वो लोग हर वक्त किसी न किसी मुकाबले में लगे रहते हैं। इवन के अपने एक ऑफिशियल डिनर पर भी वो दोनों मिर्ची खाने का मुकाबला लगा बैठते हैं और ये मुकाबला किसी न किसी तरह से गू जीत ही जाता है। पर ये खाने के बाद उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। चियाओ भी आती है लेकिन उसे गू की कोई परवाह नहीं थी, बल्कि वो सीधी सू जुआन के पास चली जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। गू ने स्टार्ट में चियाओ को जितना तड़पाया था अब वो उतनी ही तड़प खुद भी खा रहा था। अब सू जुआन चियाओ को दोबारा से प्रपोज करता है और कहता है कि हमारी लव स्टोरी दोबारा से स्टार्ट होगी, अब मैं वापस आ गया हूँ। वो उसे हक भी करता है लेकिन चियाओ से कोई भी जवाब नहीं देती। उसके मन में कोई भी फीलिंग नहीं आ रही थी सू जुआन के लिए, बल्कि उसे सिर्फ और सिर्फ गू की यादें आती थी। अब इसी के साथ ही सू जुआन के अंकल उसे कुछ पट्टियां पढ़ाने लगते हैं कि चियाओ लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुमने इतनी स्ट्रगल की, इतने अरसे मेहनत के बाद वापस आए हो तो अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करो। देखो, बाय यून से एंगेजमेंट गू ने कैंसिल की है। अगर तुम उसके फियांसी बन जाते हो या उससे शादी कर लेते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारी गू फैमिली और गू ग्रुप में जगह बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। तो अब सू जुआन एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग बाय यून से मिलने के लिए जाता है। वो उसको एक बाइक की टक्कर देता है और उसके बाद उसके पैर पर मेडिसिन लगाने लगता है। वो ये सारा सीन एकदम रोमांटिक क्रिएट कर रहा था और उसके साथ वो पियानो भी बजाता है। एक्चुअली बाय यून एक सिंगर थी और उसका जल्दी एक कॉन्सर्ट भी होने वाला था। वो उसके लिए भी उसे इनवाइट कर लेती है। जबकि दूसरी तरफ चियाओ बहुत दुखी थी आज और उसने उसी ऐप पर गू को आज डिलीट कर दिया था जिसका उसे मैसेज मिला था कि चियाओ ने आपसे ब्रेकअप कर लिया है। गू ये देखकर बहुत दुखी हो जाता है। जबकि उधर सू जुआन बाय यून के साथ फ्लर्ट करने में लगा हुआ था और वो उसका नंबर भी हासिल करने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ हमें चियाओ को दिखाते हैं। सू जुआन उसे झूठ बोलकर गया था कि वो बिजनेस मीटिंग पर है, लेकिन एक्चुअली वो बाय यून पर डोरे डालने के लिए गया था। जब वो वापस आता है तो उसे अपने साथ एक पार्टी पर ले जाने की बात करता है। इसी पार्टी में बाय यून भी पहुंची हुई थी और गू भी अपनी मम्मी के साथ। यहाँ पर एक ऑक्शन चल रहा था और वहाँ पर एक नेकलेस की बोली लगती है। गू बहुत महंगा वो नेकलेस खरीद लेता है। उसकी मम्मी ने कहा था कि बाय यून को जाकर देना, वो कल अपने कॉन्सर्ट में पहनेगी।
वो भी जाकर वो नेकलेस अपनी मम्मी के कहने पर बायून को दे देता है। वो उसे बोलने लगती है कि क्या हुआ, अब तुम्हारा भाई सूजवान आ गया है कॉम्पिटिटर, तो क्या तुम मुझे वापस पाना चाहते हो अपने बिजनेस में हेल्प के लिए। लेकिन वो कहने लगता है बिल्कुल भी नहीं, मैं आज भी तुम्हें वही कहूंगा, शादी में तुमसे नहीं करने वाला। तो मैं पहले भी सिस्टर की नजर से देखता था और अब भी ऐसा ही है। जबकि उधर सूजवान तो बायून के पीछे पीछे था, जबकि चियाओ ड्रिंक कर लेती है और कोई उस पर हाथ डालने की कोशिश करता उससे पहले ही गू से संभाल लेता है। अब वो उसे उठाता है और सेफली उसके घर तक वापस लेकर आता है। वो उसे उसके बेड में भी लिटा देता है, लेकिन आज उसे कुछ डिफरेंट मिला था और वो ये था कि लास्ट टाइम की तरह वो ड्रंक होकर बार बार सूजवान का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि गू को पुकारे जा रही थी। गू को लगने लगता है कि शायद उसने उसके हार्ट में जगह बना ही ली है, वो कामयाब हो चुका है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग चियाओ की तबीयत बहुत खराब होने लगती है, उसे वॉमिट होती है। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, मम्मी बनने वाली है और ऑफ कोर्स ये गू का ही बेबी था। अब वही प्रेगनेंसी से रिलेटेड वो अपने लैपटॉप पर कुछ सर्च कर रही होती है कि ऊपर से सूजवान आ जाता है और ये सब देख लेता है। उसे काफी शक हो गया था। जबकि दूसरी तरफ गू भी बिल्कुल अनजान नहीं था, उसने पीछा किया था अगली सुबह चियाओ का जब वो हॉस्पिटल गई थी और वहीं पर ही उसे मालूम पड़ा था कि वो मम्मी बनने वाली है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो फैसला करता है कि वो चियाओ को ऐसे कुछ नहीं कहेगा, बल्कि डायरेक्ट उसे प्रपोज करेगा। वो उसको और अपने बेबी को एक फैमिली देना चाहता था और इसके लिए वो उसके कोलीग फ्रेंड्स को भी साथ मिला लेता है। लेकिन सूजवान से जेलसी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक तरफ बायून वो उसे घास ही नहीं डालती थी, उसके दिल में आज भी गू था, और दूसरी तरफ चियाओ, उसका दिल भी गू ने जीत लिया था। वो इतना जेलस होता है कि बायून को जाकर बता देता है कि गू तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब तो वो डैडी बनने वाला है और चियाओ उसके बच्चे की मम्मी। और इस तरह से वो बायून को भड़काता है ताकि वो कोई गलत स्टेप उठाए और बदला लेने की कोशिश करे चियाओ से और उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दे। अब एक तरफ बायून डिप्रेशन में चली गई थी, जबकि दूसरी तरफ गू बहुत एक्साइटेड था। उसने अपने हाथों से एक रिंग डिजाइन की थी बिल्कुल चियाओ की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, और उसी के थ्रू वो उसे प्रपोज करने वाला है। वो उसे एक जगह पर फोन करके मिलने के लिए बुलाता है और वहां पर उसने सरप्राइज भी रेडी किया हुआ था अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर। लेकिन यहाँ पर चियाओ को जो ड्राइवर लेने के लिए आता है वो कोई और था। चियाओ को शक होने लगता है, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी। बायून ने उसे बुलवाया था। बायून उससे बहुत लड़ती है और कहती है कि तुम्हारा ये बच्चा गू फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ, और गुस्से में उसे एक धक्का भी दे देती है। और उसके गिरते ही बायून को रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जबकि दूसरी तरफ गू बेचारा सारा दिन वेट करता रहता है, लेकिन चियाओ उस पॉइंट पर पहुंचती ही नहीं है और वो बस उसकी रिंग को ही देखता रहता है। जबकि चियाओ हॉस्पिटल पहुंच गई थी और उसने अपना बेबी भी खो दिया था। उधर बायून वो सीधी जाती है आंटी गू के पास और उनको ये सब बता देती है, लेकिन कहती है कि मुझसे गलती हो गई थी, मैंने अनजाने में उसे धक्का दे दिया। अब मम्मी जाती हैं और यहाँ पर वो जाकर चियाओ को शांत करने की कोशिश करती हैं, उसे क्रेडिट कार्ड देती हैं कि लेकर अपना मुंह बंद कर दो, लेकिन वो इनकार कर देती है। इतने में सूजवान भी उसकी हमदर्दियां लेने के लिए उससे मिलने के लिए आता है, और जब तक गू कमरे में आता है सूजवान जानबूझकर चियाओ के फॉरहेड पर किस करता है। ये देखकर गू गुस्से में पागल हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि मैंने अपना बच्चा खो दिया और तुम लोग यहाँ पर ये सब कर रहे हो। चियाओ कहने लगती है कि वो सिर्फ तुम्हारा बच्चा नहीं था, वो मेरा भी था, और तुमसे ज्यादा दर्द से मैं गुजर रही हूँ। और बस इसी वजह से गू भी बहुत हार्ट ब्रोकन हो जाता है और चियाओ भी। उनके बीच एक और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी। गू बहुत रोता है और अपनी मम्मी से कहता है कि मैंने बहुत कुछ सोचा था अपनी फैमिली के बारे में, अपने बच्चे के बारे में, लेकिन आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। वो दुखी होकर बहुत रोने लगता है। अब नेक्स्ट डे बायून का कॉन्सर्ट था और चियाओ ने भी पूरी प्लानिंग की हुई थी कि उसे किस तरह से बदला लेना है। अब जैसे उसकी परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है तो वहाँ स्टेज पर कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग चलने लगती है, और वो थी चियाओ की और बायून की उस लड़ाई की, जिसके एंड पर उसने बायून को धक्का दे दिया था और फिर एम्बुलेंस भी नहीं बुलाई थी। अब इससे साफ पता चल रहा था कि बायून ने उस बच्चे की जान ली है और चियाओ को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। एक्चुअली चियाओ ने रिकॉर्डर अपने फोन पर ऑन कर लिया था जब उसे शक हुआ था। अब ये सारा कुछ जैसे ही गू को पता चलता है तो वो खड़ा होकर चियाओ की साइड लेता है और किसी को भी उसे हाथ नहीं लगाने देता। अब इन्हीं प्रूफ्स की वजह से नेक्स्ट डे पुलिस आती और बायून को अपने साथ ले जाती है। ज़ाओरुई बहुत तड़पता है और यहीं पर ही हमें फीलिंग आती है कि जैसे वो बायून को लाइक करता है, लेकिन गू कह देता है कि उसने गलती की थी, उसने किसी की जान ली है और बदला उसे चुकाना पड़ेगा। अब ज़ाओरुई के साथ बाई की मम्मी भी आती है चियाओ से मिलने के लिए और उसे सेटलमेंट की बात करती है, लेकिन वो साफ इनकार कर देती है। अब जाओ बहुत हाथ पैर मारता है और कोशिश करता है वो किसी तरह से बायून को बचा ले, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अब नेक्स्ट डे चियाओ को कोई किडनैप करके ले जाता है और उसे सेटलमेंट के पेपर पर साइन कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो यहाँ पर उन्हीं पर ही हमला कर देती है और उसे बचाने के लिए वहाँ पर कोई पहुँच जाता है और वो ऑफ कोर्स गू ही होता है जो उसे कार में लॉक कर देता है और गुंडों से मुकाबला करता है। इन दी एंड वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था। अब चियाओ की नजरों के सामने था किस तरह से गू ने अपनी जान पर खेल कर उसे बचाया है।
अब जब गू को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो वहाँ पर जाओ रूही भी साथ में पहुंच जाता है, लेकिन उसकी शक्ल को देखकर लग रहा था कि जैसे वो बहुत डरा हुआ है। इसके साथ ही मम्मी भी वहाँ पहुंच जाती हैं और वो सबसे पहले तो आकर चियाओ को बुरा भला कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुसीबत में फंसा है। लेकिन जैसे ही गू होश में आता है तो वो सबसे पहले चियाओ का ही नाम ले रहा था कि क्या वो ठीक है। अब चियाओ को रियलाइज हो जाता है कि गू पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। वो अपनी जान से भी बढ़कर चियाओ को प्यार करता था। अब उन दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो आपस में क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पर गू से ये भी बताता है कि उस दिन मैंने तुम्हारे लिए एक रिंग लेकर तुम्हें प्रपोज करना था शादी के लिए, लेकिन तुम पहुंची ही नहीं। जबकि दूसरी तरफ सूजुआन को मौका मिल गया था, उसने डैड को बातों में लगा लिया था और अब जबकि गू बीमार हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था तो वो कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है। लेकिन गू को जैसे ये पता चलता है वो अपनी बीमार हालत में भी मीटिंग के लिए पहुंच जाता है। लेकिन मीटिंग ओवर होते उसकी तबीयत दोबारा से बिगड़ जाती है और उसे फिर से सारा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। और यहाँ पर गू चियाओ को बताता है कि तुम्हें क्या पता है बाई जून को किसने बताया था कि तुम प्रेग्नेंट हो? सूजुआन ने जाकर उसे बताया था। ये सुनकर चियाओ को भी शक हो जाता है सूजुआन पर और इसके साथ साथ उसकी हरकतें सस्पिशियस लग रही थी, जिस तरह से वो कंपनी को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा था। अब गू ऐसा करता है कि अपने गले में जो उसने नेकलेस पहना हुआ था उसमें वही रिंग थी जो प्रपोजल वाली थी, वो उतारता है और चियाओ के गले में पहना देता है। कहता है कि जब तुम्हें एक्सेप्ट हो तब तुम ये रिंग उतार कर पहन लेना। अब गू काफ़ी दिनों से एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, लेकिन एक दिन उसे एक मैसेज आता है कि चियाओ को किडनैप कर लिया गया है। उसकी एक फ़ोटो भी थी रिसेंट वाली और उसके बदले उसे यही मांगा गया था कि जो अगला प्रोजेक्ट वो कर रहा है उसके बिडिंग डॉक्यूमेंट को वो डिक्लेयर कर दे। एक्चुअली ये सब सूजुआन की चाल थी। उस टाइम पर चियाओ को अपने साथ अपनी मम्मी की कब्र पर लेकर गया हुआ था और वहीं पर ही उसने उसकी फ़ोटो बना ली थी। वो माउंटेन्स में थे, सिग्नल भी नहीं आ रहे थे, चियाओ से राब्ता भी नहीं हो सकता था। गू बहुत परेशान हो जाता है। वो एक बैकअप बिडिंग डॉक्यूमेंट बनवाता है और उसके बाद उसी को ही लीक करने का ऑर्डर कर देता है। लेकिन ये सारा कुछ इतनी जल्दी में हुआ था कि उसके एक एम्प्लॉय से गलती हो जाती है और वो असली वाली बिडिंग डॉक्यूमेंट ही लीक कर देता है। अब इतना बड़ा कांड हो गया था। डैड की पहले ही तबीयत खराब रहती थी, अब वो और भी चिल्लाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि सूजुआन वाकई कैपेबल है, जबकि गू उसने इतने बड़े प्रोजेक्ट को अपने हाथ से जाने दिया। उस पर बहुत गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन गू को खुद की नहीं सिर्फ चियाओ की परवाह थी। वो उसे देखते ही उसे हक कर लेता है और उससे पूछता है। वो बताती है कि मैं तो सूजुआन के साथ गई थी, वहाँ पर सिग्नल नहीं थे, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। अब डैड को ऐसा लग रहा था कि जैसे गू बिल्कुल ही नाकारा हो चुका है, एक लड़की की वजह से इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से जाने दिया। वो सूजुआन की तारीफ करते हैं और अगले बहुत सारे प्रोजेक्ट उसके हाथ में दे देते हैं। इवन कि उन्होंने यहाँ तक फैसला कर लिया था कि सूजुआन ही अब सीईओ की सीट पर बैठेगा, जहाँ पर पहले गू बैठा करता था। और गू को अपनी नई पोस्टिंग के ऑर्डर्स मिल जाते हैं और वो ये थे कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरवाइजर का काम करेगा। अब नेक्स्ट ही डे से गू कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाता है। वो अपने डैड के सारे ऑर्डर्स को ओबे कर रहा था, लेकिन इस तरह का काम करता हुआ बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। उसकी मम्मी जब उसे देखती हैं तो तड़प उठती हैं। उससे कहती हैं कि चलो मैं तुम्हारे डैड से बात करती हूँ, लेकिन वो मानता ही नहीं है और कहता है कोई बात नहीं, मुझे रूट लेवल से काम सीखने का मौका मिला है। और उसके बाद इतना हार्ड वर्क करके बेचारे की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। लेकिन रात को एक चीज़ उसे बहुत खुशी देती है और वो ये थी कि चियाओ ने वही नेकलेस उतार कर उसकी रिंग अपने हाथ में पहन ली थी। इसका मतलब है कि उसने उसके प्रपोजल को यस कर दिया है। अब गू और चियाओ बेशक उनके पास पैसा भी नहीं था, ना ही ठहरने के लिए कोई अच्छी जगह थी, ना कोई बड़ी पोस्ट, फिर भी वो दोनों बहुत खुश नजर आते थे। ऐसा लगता था कि उनका दिल सेटिस्फाई है। और गू को जिस तरह से वर्कर्स के साथ मिल बैठने का और बातें करने का मौका मिलता था, वो जिंदगी को इस ढंग से पहले ना कभी जिया था, ना कभी देखी थी। अब डैड की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी और सूजुआन उनके बहुत क्लोज हो गया था। उसे जब भी मौका मिलता था वो गू के खिलाफ कोई ना कोई बातें करता था और उसे इररिस्पॉन्सिबल दिखाने की कोशिशें करता रहता था। लेकिन गू को जैसे इस सब की कोई परवाह नहीं थी। वो चियाओ के साथ बहुत खुश था उनके छोटे से घर में। एक दफ़ा मम्मी भी उससे मिलने के लिए आती हैं, लेकिन जब वो देखती हैं कि उनका बेटा इतना सेटिस्फाइड है और एक हैप्पी लाइफ गुजार रहा है तो वो भी उसे देखकर खुश हो जाती हैं और शर्मिंदा भी नजर आती हैं। लेकिन उसी घर पर एक दिन मुलाकात हो जाती है गू की मम्मी की और चियाओ की मम्मी की, जिनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। और चियाओ की मम्मी को लगता था कि उनकी बेटी इस तरह की फैमिली में सूट नहीं करेगी, उसे वो रिस्पेक्ट ही नहीं मिल पाएगी। लेकिन गू चियाओ की तसल्ली करा देता है और कहता है कि मैं मम्मी की हर डिमांड हर टेस्ट पर पूरा उतर के दिखाऊंगा। और यहाँ पर मम्मी भी उसका बहुत सख्त टेस्ट लेने लगती हैं। और आजकल वो गू और चियाओ को एक दूसरे के क्लोज भी नहीं आने देती थी। और एक दफ़ा तो वो चियाओ के बेड पर ही जाकर सो जाती हैं और उन्हें वहाँ पर देखकर गू डर के वहाँ से भाग जाता है। अब वो उससे बहुत सारी खिदमतें कराती हैं, घर के सारे काम कराती हैं। लेकिन इन दी एंड गू ने अपनी सासू माँ का भी दिल जीत लिया था, जिस तरह से चियाओ का जीता था।
जबकि सूजवान वो तो बस दिन गिन रहा था कि कब तक उसके डैड जिंदा रहते हैं और उनके जाने के बाद वो कंपनी टेक ओवर कर लेगा। और फिर उसके बाद गू को एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ मिलती है और वो ये थी कि एक्चुअली उसके दुश्मनों में एक और इंसान का इजाफा हो चुका था और वो था जाओ रुई, जो कभी उसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। उस दिन उसका बिडिंग डॉक्यूमेंट जो लीक किया गया था असली वाला, वो भी जाओ रुई नहीं उस एम्प्लॉय को मजबूर किया था ये सब करने के लिए। एक्चुअली वो गू को नुकसान पहुंचाना चाहता था। अब गू से मिलने के लिए जाता है और यहाँ पर रुई फट पड़ता है, उसे सच सच बता देता है तुमने हर चीज़ मुझसे चुराने की कोशिश की। इवन के यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बाई यून को लाइक करता था और जब बाई यून जेल में चली गई तो उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। वो चाहता था कि उसे माफ़ कर दिया जाए और चियाओ और गू से बाहर निकलवाएं, लेकिन जब वो नहीं मान रहे थे तो इसीलिए उसने इस तरह की मीन हरकतें शुरू कर दी थी। इवन के जब चियाओ को किडनैप कराया गया था उसे बचाते बचाते गू भी घायल हो गया था। ये सारा कुछ कराने के पीछे भी रुई का ही हाथ था। गू ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें हमेशा सच में अपना भाई समझा था, लेकिन तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं, वरना मैं बाई यून से फासला रखता। वेल, अब नेक्स्ट डे गू को खबर मिलती है कि एक्चुअली उसके डैड की डेथ हो गई है। अब वो बहुत दुखी हो जाता है। यहाँ पर चियाओ उसके साथ थी। एक्चुअली गू को ये भी अफसोस था कि उसके और डैड के बीच हमेशा लड़ाई ही रहती थी और वो कभी भी उसको अपना अच्छा बेटा नहीं मानते थे। वेल, अब फाइनली डैड की विल सामने आती और पता चलता है कि सबको 10% मिला है, जिसमें गू भी शामिल है, जबकि सूजवान वो 50% लेकर उड़ गया है। ये सुनकर मम्मी काफ़ी चीखती चिल्लाती हैं और गू को भी शक होता है, लेकिन वो कहते हैं कि हम खामोशी से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि डैड ऐसा नहीं कर सकते। सूजवान तो बहुत खुश हो गया था, जो चाहता था उसे मिल चुका था। अब एक दिन गू और चियाओ को एक पजल सॉल्व करते हुए डैड की चीज़ों में से एक क्लू मिलता है, जिसके थ्रू उन्हें पता चलता है कि डैड ने उनके लिए किसी लॉकर में कुछ चीज़ छुपा कर रखी हुई है। लेकिन डैड के लॉकर और हर चीज़ पर सूजवान ने अपना अधिकार जमाया हुआ था। मम्मी और गू वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वो पहले तो उनकी इंसल्ट करता है और फिर बाद में उनसे कहता है कि अगर तुम लोग लेना भी चाहते हो तो तलाशी ले सकते हो। लेकिन वो सारे लॉकर्स बिल्कुल खाली निकले थे। जबकि लॉयर भी आकर उनसे मिलता है और उन्हें बताता है कि जब मुझे विल दी गई थी तब उसके ऊपर जो सील थी वो वाइट कलर की थी, लेकिन अब येलो थी। इसका मतलब है कि किसी न किसी ने उस विल के साथ कुछ गड़बड़ ज़रूर करी है। और यहाँ पर चियाओ को भी एक शक हो जाता है। उन्हें पता चला था कि डैड ने अपने एक लॉकर में एक पेंटिंग छुपा कर रखी है और वही पेंटिंग अब उन्हें सूजवान के ऑफिस में भी दिखाई देती है। चियाओ एक बहाने से वहाँ पर जाती है और उस पेंटिंग पर से एक चिप उतार लेती है। एक्चुअली वहाँ पर एक मेमोरी कार्ड था जिसमें डैड ने रिकॉर्ड करके अपनी विल रखी हुई थी और उसके अकॉर्डिंग वो यही कहते हैं कि सूजवान को और बाकी सबको 10% मिलेगा, जबकि गूजी उसे 50% मिलेगा और वही कंपनी का नेक्स्ट चेयरमैन भी होगा। अब फाइनली कंपनी को जीतने की ये वॉर तो गू जीत चुका था और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि चियाओ उसके साथ खड़ी हुई थी और उसी के साथ की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ था। अब गू दोबारा से अपनी कंपनी ज्वाइन करता है उसी शान शौकत से जैसे वो पहले आया करता था। लेकिन सूजवान से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो एक दफ़ा रूफ टॉप पर गू को मिलने के लिए बुलाता है। गू से अपना असली भाई समझता था, उससे मिलने चला जाता है, लेकिन वो उस पर अटैक कर देता है और उससे कहता है कि मुझे ये सब करने के बाद क्या मिला। मैं इतने साल शांति से पड़ा रहा सिर्फ अपना बदला लेने के लिए। मेरी मम्मी को इतने साल तड़पाया गया, वो बीमारी में मरी, मैं इसका बदला तुमसे ही लूँगा। लेकिन इतने में वहाँ पर मिसेस गू पहुँच जाती हैं और वो कहती हैं कि मैं ही थी जिसने साजिश रची थी कि तुम अपने डैड से ना मिलो। गू इस सब के बिल्कुल खिलाफ था। वो तो उस दिन तुम्हें लेने के लिए जा रहा था जब तुम दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। अब ये सुनकर सूजवान रोने लगता है और कहता है कि मैं किसके हाथों पर अपनी मम्मी का खून तलाश करूं। मैं अब तक जिससे भी प्यार करता हूँ वो हर इंसान मुझे छोड़कर चला जाता है और उसका मन करता है कि वो अपनी जिंदगी ही खत्म कर ले। लेकिन गू से कहता है कि ऐसा सोचना भी ना, तुम मेरी फैमिली हो और मैं अपनी फैमिली में से किसी और को नहीं खोना चाहता। अब उसकी ये बात सूजवान के दिल को लगती है, वो उसे वाकई अपना भाई मानता था। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि एक्चुअली चियाओ ने भी गू के साथ पार्टनरशिप करके अपनी एक छोटी सी कंपनी खोली है और वो लोग अपनी फर्स्ट मीटिंग में बैठे हुए थे कि इतने में वहाँ पर गू की मम्मी की कॉल आती है और वो सबको बाहर बुलाती है और कहती है कि गू और चियाओ दोनों की आज ही शादी होने वाली है। वो दोनों ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। तो मम्मी कहती है इसमें मुश्किल क्या है, बस जाओ और अपनी मैरिज रजिस्टर करा लो। ये सुनते ही गू चियाओ को कैरी करता है और कहता है कि चलो अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। और इसी के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।